हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे स्टडी ऐप 24 पे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। सीटेट की ईवीएस पोर्शन को हम लोग फिर से उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसके नोट्स के जो वीडियो थे वो वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। कुछ टॉपिक बच गए हैं, उनका वीडियो भी बन जाएगा। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीटेट के पेपर प्रीवियस पेपर हैं, उनके क्वेश्चन हर एक ईयर में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, हर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली सीटेट कंप्लीट हुआ है ऑनलाइन मोड में। डिफरेंट सेट्स थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर का जो सीटेट का पेपर था, पेपर 1, उसके ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज से आपको ईवीएस के सारे वीडियोस प्रॉपर मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ईवीएस के 16 दिसंबर 2021 का जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था, उसका ये है ईवीएस के क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे, पेपर 1। आशा करता हूँ आपको जो डाउट रहा होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या आपने पेपर दिया आपका क्लियर नहीं हुआ, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। इस बार हम लोग ईवीएस को बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे कि आप यहाँ पर 30 में से 30 ईजिली स्कोर कर पाएँ। मैक्सिमम यहाँ से 28 29 आप स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुडुक ये एक भाषा है, कहाँ के लोग बोलते हैं? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और झारखंड। कहाँ के लोग बोलते हैं? ये भाषा है झारखंड की। झारखंड में एक समुदाय है जो कुडुक भाषा बोलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो पूछ रहा है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। पूछ रहा है आपसे कि वाई के रिस्पेक्ट में आपका जो घर एक्स है वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हमको यहाँ दे रखा है कि एक्स और वाई दोनों आमने सामने हैं, बट हमको नहीं पता कि किस दिशा में आमने सामने है। तो पहली लाइन में पढ़ते हैं, अतः कहा गया था परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग है, बीच में राजमार्ग जिससे आप सीधा नहीं जा सकते हैं। तो आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। किधर? उत्तर में। उत्तर में मतलब ये उत्तर, नॉर्थ में कितना जाते हैं? 100 मीटर जाते हैं एक्स से। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग है। पश्चिम मतलब वेस्ट, कितना लंबा है? 75 मीटर लंबा सुरंग है। चलेगा पर पार करते अंत में आप 100 मीटर दूर पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ से आपका जो विद्यालय है वो क्या है? 100 मीटर साउथ में है, तो आपका विद्यालय यहाँ पर है। ठीक, पूछ रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में आपका जो घर है वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो आप यहाँ पर हैं, तो इधर से ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व की दिशा है। और कितनी दूरी पर है? 75 मीटर पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 375 मीटर पूर्व। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी दूरी कितनी है? 2640 किलोमीटर। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, आपसे औसत चाल पूछ रहा है ट्रेन की। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कुल दूरी
कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना, कुल समय आपको कितना लगा, इसी से आपका औसत चाल निकलेगा। ठीक, तो इसके लिए आपको कुल दूरी तो दे रखा है, अब वो समय निकालना है। तो देख समय 5 जून को चला है कितने बजे, 4:15 पे, 5 चला 6 7। ठीक, तो 6 को भी हम 4:15 और 7 को 3:15 पे सुबह वो पहुंच जाता है। तो ये हो गया 24 घंटा, ये हो गया 23 घंटा। टोटल कितना टाइम लगा उसको, 47 आवर लगे। ठीक, मतलब 47 घंटे उसको टोटल लगे। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, 2640 बाय 47, इसका हम सॉल्व करेंगे 56, ठीक 56 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखिए 2 क्वेश्चन, एक डायरेक्शन वाला और एक ये ट्रेन वाला। ये क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे कोई भी सेट हो, तो आपको ये 2 नंबर फिक्स कर लेना चाहिए, एक ट्रेन वाला और एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन तैयारी करके, कि ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर सीटेट में आता है, तो ये तो फिक्स है, ये तो आएंगे ही आएंगे, पूछना तरीका बदल सकता है बट पेपर में आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि पूछ रहा है, सबसे अच्छा समय, किस समय मधुमक्खी पालन हमको शुरू करना चाहिए, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून, किस समय हमको करना चाहिए मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन हमको किस समय करना चाहिए, तो मधुमक्खी पालन हमको करना चाहिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो ऑप्शन इसका नाम ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। तो क्वेश्चन क्या है, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था, मतलब ये किसने इसका उपयोग किया था, तो किसने इसको बनाया था, वेलक्रो का निर्माण किसने किया था, आइजक आसिमोव ने, रोनाल्ड रॉस ने, जॉर्ज मेस्टल ने या ग्रेगोर मेंडल ने। तो इसका जो निर्माण किया था वो किया था जॉर्ज मेस्टल ने, इसका निर्माण किया था। वो क्या कहते हैं, जब देख रहे थे तो कुछ चीज़ें उनको दिखी जो चपक जाती हैं, तो उससे उनको लगा कि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो किसी सॉफ्ट चीज़ से चपक जाते हैं। यहीं से ही वेलक्रो का निर्माण हुआ, जिसका यूज़ हम लोग शूज़ में करते हैं, बैग्स में करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश कौन सा है, मतलब यूनियन टेरिटरी कौन सा है इनमें से, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, जम्मू कश्मीर है। तो इसमें से ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, जो पहले एक राज्य था, अभी हाल ही में 1-2 वर्ष पहले ये यूनियन टेरिटरी बना है। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में किसमें एल्यूमिनियम की खान है, एल्यूमिनियम की खान कहाँ पर है सबसे, तो पूछ रहा है असम में है, उड़ीसा में है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो एल्यूमिनियम की खान है उड़ीसा में। वेट ज़्यादा लेट नहीं है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम की खान कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, एक लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि आधारित है। लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि 6 बिंदु इसका आधारित है। लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, फ्रांस के रहने वाले थे वो। और तो प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। अब आपको बताना है, एक ही ऑप्शन दे रखे हैं कि एक सही ऑर्डर क्या है प्याज की फसल उगाने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मृदा को खोद कर नरम बनाना। ऑप्शन बी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। ऑप्शन सी बीज बोना। ऑप्शन डी खरपतवार हटाना। ऑप्शन ई प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम तो बीज बोएंगे। सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी बीज बोना।
उसके बाद क्या करें, बीज बोने के बाद? नहीं, बीज नहीं बोएंगे हम, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर बीज बोएंगे। बीज बोने के बाद अब जब पौधा थोड़ा बड़ा, उसमें कुछ घास निकलेंगे, उस घास को हम हटाएंगे। घास के बाद जब प्याज बड़ा हो जाएगा, उसकी सूखी पत्तियों को तोड़ देंगे, फिर प्याज को उखाड़ लेंगे। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सही बनता है, ACDBE। तो ऑप्शन 3 होगा कि हम पहले के प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेंज हो जाएगा, पहले हम प्याज को उखाड़ेंगे, उसके बाद उन पत्तियों को तोड़ा जाता है, पहले नहीं तोड़ा जाता है। तो यहाँ के हिसाब से हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ACDEB। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पहले हम लोग प्याज को उखाड़ते हैं, फिर हम उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं, पहले नहीं तोड़ते हैं क्योंकि उखाड़ने में दिक्कत होगा प्याज को। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? शिलोंग मेघालय में है, दार्जिलिंग को जो कि पश्चिम बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, या लेह लद्दाख। किसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? तो ठंडा ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूछ सकता है, इस बार जम्मू कश्मीर पूछा तो अगली बार लेह लद्दाख का पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। बीज, वो फल जिनके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक। तो बीज करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो यहाँ पे हम क्या, प्याज, देखिए प्याज में कोई बीज नहीं होता, ठीक। नाशपाती में होता है, आलू में कोई बीज नहीं होता, टमाटर में होता है, भिंडी में भी होता है, चीकू में भी होता है, खीरे में बीज होते हैं, करेले में होता है। तो अब हमको ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें प्याज आलू नहीं है। प्याज है, हटा दो। इसमें आलू है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये। ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। वो जानवरों को बताना है जो 17 घंटे सोता है पेड़ पे, उल्टा लटकता है, और इसकी औसत आयु 40 वर्ष है। 40 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाता है। तो वो चिंपैंजी है, लंगूर है, पैंडा है, या स्लॉथ है? तो वो ऑप्शन है स्लॉथ। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। स्लॉथ हमारा है, स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोकर बिताता है और उसी जिस पेड़ पर सोता है उसी के पत्ते खाता है, और इसकी औसत आयु 40 वर्ष से इससे ज़्यादा जीवित नहीं रह पाता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। सामान्य घरों के विवरण दिए अधिकांश, तो कहाँ पे कौन से घर पाए जाते हैं? आसाम। देखिए आसाम में जो घर पाए जाते हैं बांस वाले ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आपके दिमाग में सिर्फ इतना याद रहे कि बांस के घर कहाँ होते हैं, आसाम में होते हैं, तो देखिए बांस के खंभों पर बने ऊंचे, A3। तो ए का क्या है, A3, ठीक। लद्दाख में पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर, पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें, लद्दाख। मनाली, बांस के खंभा हो गया, मनाली में बर्फ के घर नहीं होते। राजस्थान में कैसे घर होते हैं, मिट्टी के घर। हाँ, तो डी ऑप्शन, डी का हमारा क्या होगा, D5। दो चीज़ हमको मिल गया, A3 और D5। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 3 ऑप्शन 1, 3 और 4 बचा। इसके बाद हमको होता है लद्दाख। लद्दाख में घर कैसे होते हैं? लद्दाख में घर कैसे होते हैं? तो लद्दाख में घर होते हैं पत्थर के बने, वहाँ होते हैं क्योंकि वहाँ नीचे वाले फर्श पे जानवरों को रखा जाता है और ऊपर के फ्लोर पे ये लोग रहते हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, लकड़ी की चपटी छतें होती है। तो बी हमारा क्या होगा, बी का सेकंड, और ए हमारा, और ए बी सी। सी, मनाली में कैसे घर होते हैं? बर्फ़ के घर तो मनाली में होते नहीं है। तो बचा ऑप्शन ए, सी का 1। तो A3
B2 C1, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। ठीक, थर्ड ऑप्शन। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, क्योंकि जब ये गोल है तो इसमें ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, किस देश के हम उल्टे, उस देश के हम ऑपोजिट में है, मतलब किस देश के हम ऑपोजिट में है, अल्जीरिया। देखिए भारत कुछ यहाँ पर है। ठीक, भारत कुछ यहाँ पर है, यहाँ अफ्रीका है, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका है, ये साइड चला जाता है। तो कह रहा है कि भारत किसके ऑपोजिट है, अल्जीरिया के, अर्जेंटीना के, ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रिया के। तो देखिए ऑस्ट्रिया कुछ यहाँ पर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, अल्जीरिया यहाँ पर है। तो इसके ऑपोजिट तो भारत हो, ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिट तो हो नहीं सकता, ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिट भी नहीं हो सकता, अल्जीरिया के भी नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन हमारे पास अर्जेंटीना। तो ऑप्शन क्या हो, अर्जेंटीना के हम उल्टे खड़े हैं। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों, पीड़कनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहे हैं। उसका ये व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा, मतलब कुछ किसान होते हैं बार बार उर्वरक खाद का इस्तेमाल करते हैं धान की फसल के लिए, इससे उसका खेत में क्या असर पड़ेगा, उसके खेत की मिट्टी कैसे हो जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ उपजाऊ बन जाएगी, जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो खेत की मिट्टी कैसे हो जाएगी, अब बार बार खाद इस्तेमाल करेंगे तो धान की फसल के लिए अच्छी तो होगी नहीं, किसी भी फसल के लिए अच्छी नहीं होगी। जब किसी फसल के लिए अच्छी नहीं होगी, जुताई बुआई के लिए उपयुक्त कैसे बन जाएगी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, अंत में किसी फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त। तो ऑप्शन 4, वो किसी भी फसल उगाने के लिए उसकी मिट्टी उपजाऊ नहीं बचेगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। ईवीएस में 6 थीम है, कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो उसको सही शो करता है। पहला ऑप्शन, पौधे, जानवर, परिवार, भोजन, पदार्थ। परिवार, दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ। कमल और काम और खेल, भोजन, पदार्थ, यात्रा। तो पौधे, जानवर, जानवर नहीं है थीम में, दोस्त, मित्र, भोजन, पानी, यात्रा है। चीज़ें जो हम बनाते हैं, भोजन है, आवास और पौधे। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं सही है, भोजन भी है, आवास, पौधे, पदार्थ नहीं है, काम और खेल ये ऑप्शन भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बचा हमारे पास सेकंड ऑप्शन, क्या, परिवार, दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। तो 6 थीम कौन से हैं, 6 जो थीम है इसके वो एक बार लिख लेते हैं, इससे आपको याद करने में ठीक रहेगा। तो पहला तो है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा क्या है, फूड, तीसरा क्या है, वाटर, चौथा क्या है, ट्रैवलिंग, पांचवा क्या है, शेल्टर, और छठा क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम है, इनसे क्वेश्चन हर बार पूछता है, कहीं पूछ लेगा कि कौन सी थीम है, सी ऑप्शन दिया, पूछ सकता है कौन सी इसमें थीम है, कौन सी थीम नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। क्या कह रहा है कि एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना,
तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी है, ए डी है, ए बी और डी है, ए सी और डी है। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, किसी स्टूडेंट का तैयार किया जाता है जिसमें उसका कंप्लीट डाटा रहता है कि उसका एकेडमिक हो गया, उसका अचीवमेंट हो गया और उसकी पारिवारिक जानकारी हमको मिल जाती हैं, उसकी एजुकेशन से अलावा उसने और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, जिसमें हम इन सब चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। तो पहला ऑप्शन एक विशिष्ट कारण है कि आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, सही बात है। हम इसमें क्या कहते हैं, आधार पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, जो भी वो काम कर रहा है, सबको उसमें शामिल किया जाता है। एक शिक्षार्थी के काम की सही वस्तुओं का चयन करना, ये ज़रूरी नहीं है कि एक भी शिक्षार्थी जितने भी सारे काम हैं, सबको उसमें शामिल नहीं किया जाता है। पोर्टफोलियो लगभग उसका स्कूल में तैयार किया जाता है, जिसमें उसके फैमिली हो गया, उसका शैक्षिक हो गया, सह शैक्षिक हो गया, उसके अचीवमेंट्स हो गए, इसमें शामिल किया जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, तो हमारे 2 ऑप्शन कट गए। शिक्षार्थी से अपने काम के चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। शिक्षार्थी से जो अपने काम का चयन है, उसको उसके पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। जो शिक्षार्थी की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको शामिल करना पोर्टफोलियो में। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। एक समय अवधि मतलब कि एक एकेडमिक ईयर में जो स्टूडेंट का पूरा रिपोर्ट है, वो उसको शामिल करना उसमें। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। कौन सा हमारे यहाँ सही होगा? ए, सी, डी। 4th ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी में कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पे जो ईवीएस होगा, इसमें ही साइंस होगी, इसी में सोशल साइंस होगी और इसी में ही पर्यावरण से संबंधित चीज़ें होंगी। तो तीनों चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण से सामाजिक विज्ञान की बात की गई है, विज्ञान की बात नहीं की गई है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में विज्ञान की बात नहीं की गई है। विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान नहीं है इसमें। तो 4th ऑप्शन है जिसमें तीनों हैं, तो हमारा ऑप्शन का 4th। आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? परिकल्पना करना, समालोचनात्मक चिंतन करना, गहन चिंतन करना जिसे हम लोग कहते हैं, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल, पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो यहाँ टीचर बच्चे में कि किस कौशल की बात कर रहा है। देखिए, आप बच्चों को सर्वे करने के लिए भेज रहे हैं। सर्वे में बच्चा क्या करेगा? कोई डाटा इकट्ठा करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, तो उसपे परिकल्पना तो नहीं करेगा वो, उसमें कोई हाइपोथेसिस तो लिखेगा नहीं वो, कोई चिंतन भी नहीं करना उसको, कोई अनुमान नहीं लगाना उसको, कोई जो सर्वे करेगा, जो चीज़ देखेगा वही वो लिख के लाएगा। तो इसमें क्या करें, 3rd ऑप्शन होगा कि अगर रिकॉर्डिंग करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करके लाएगा उस जो सर्वे उसने किया है। आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या है? इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जा सकता है। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। तो क्या कह रहा है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? जो हम निरंतर आकलन करते हैं, उसके लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? इसके लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? तो इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जा सकता है। हाँ, अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, वो एक इसी का एग्जाम्पल है, जो कंटिन्यू असेसमेंट होता है। तो ये ऑप्शन तो सही है हमारा। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सीखने के लिए है, तो हम उसको उसमें निहित करें। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, बी।
एक यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। अब ये शिक्षण अधिगम विधि क्या होता है? जब किसी बच्चे का निरंतर आकलन होगा, तो उससे जो टीचर होता है वो समझ पाता है कि बच्चों को किस अधिगम शिक्षण अधिगम की विधि से पढ़ाना है, कौन-सी विधि का इस्तेमाल करना है जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके उस विषय वस्तु को। तो ये सही है, ए और सी तो सही है। ए और सी तो फर्स्ट और सेकंड हमारा ऑप्शन बन रहा है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। ऐसा नहीं है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। तो इसमें ग्रुप की बात नहीं हो रही, ठीक? तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, सॉरी ये देखना पड़ेगा फिर से, डी। ये शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। तो नहीं, गुंजाइश तो प्रदान करता है। जब निरंतर आंकलन होगा तो प्रदान करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, डी नहीं होगा, ठीक? ये सी तो सही है, डी नहीं होगा तो ये हट गया दोनों। इसके बाद हमारा ए भी नहीं होगा। इसका तो हम बच्चे का फैसला सुनाने के लिए नहीं किया जाता है, इसका बच्चों को उनकी जो कमियां होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, तो ये फैसला नहीं सुनाया जाता है यहाँ पे। तो बचा ऑप्शन बी और सी, जो बी और सी हमारा किस में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड ही सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। कौन सा अतिरिक्त मतलब एक्सेप्ट? एक्सेप्ट के अलावा सारे ऑप्शन सही हैं। तो क्या उद्देश्य उसने आमंत्रित किया था? शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करेंगे। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुई तकनीक की सराहना करें। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे जो गलत है? क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, तो जो गलत है तीन सही है। शिक्षार्थी कारीगर ज्ञान और कौशल की सराहना करें, हाँ सही बात है, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे कारीगर के ज्ञान और कौशल तो उसकी सराहना करेंगे, उसको उत्साहित करेंगे। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुई तकनीक का सराहना करेंगे। जो तकनीक कारीगर इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षार्थी उसकी सराहना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। अब इस जो तकनीक से भाषा सीखने का कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा, कि जब उसको टेक्निक आती है तो उसमें भाषा का कोई रोल ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा। टाई और डाई को हाथ से करने का अनुभव प्रदान करना, और इसके बाद क्या होगा? जब बच्चे उस तकनीक को देखेंगे, सीखेंगे, तारीफ करेंगे, तो बच्चों को यहाँ पे होगा हैंड ऑन एक्टिविटीज़, मतलब उन्हें खुद करके मौका देना उस चीज़ करने के लिए, ठीक? सॉरी, ये पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा ग्लिच हो जा रही है, लाइट नहीं है इस कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब बच्चे टेक्निक सीख रहे हैं तो यहाँ पे भाषा का कोई रोल नहीं है। जब बच्चे टेक्निक सीख जाएंगे तो उस एक्टिविटी को खुद कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है कि मेहर की कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल जो स्थान से वहाँ से वो विस्थापन हो चुका है उनका वहाँ से, तो उन्हें विद्यालय वातावरण समायोजित करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? धैर्यवान होंगे ताकि वो स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएँगे, ग्रुप बनाएँगे, मतलब कि उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तथ्य के रूप में नहीं, विस्थापन।
उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उन्हें की कहानियों को भी साझा करेंगे। तो धैर्यवान होंगे ताकि स्वाभाविक रूप से स्वयं से समय के साथ समझदार नहीं, धैर्यवान समायोजित करने के लिए हम थोड़ी उनका वेट करेंगे बच्चे का कि आप धैर्यवान रहिए। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों एक ग्रुपिंग नहीं करेंगे हम, ग्रुपिंग अलाउड नहीं है। ये सब देखिए की पॉइंट्स याद रखना, आपको ग्रुप नहीं बनाना है उन ऐसे लोगों को कि आप उनको सबसे अलग कर दीजिए। सबको एक साथ लेके चलना है, बच्चे एक साथ रहेंगे जल्दी सीखेंगे। एकता अत्यक्रम विस्थापन को तुरंत स्वीकार करना और उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन आप स्वीकार नहीं करना होगा, स्वीकार कर लेंगे तो बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे हम? बच्चे उस माहौल में कैसे एडजस्ट होंगे? उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे कि वो अन्य स्टूडेंट से बातचीत करें, उन्हें कहानियों साझा करेंगे बच्चों से कि बच्चे उनके साथ घुल मिल सकें। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। ठीक। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य क्या है? समुदाय संसाधन, समुदाय को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका औचित्य क्या है? ये समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। ये बिना प्रश्न को स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चे के सीखने में हिस्सेदारी और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। शामिल नहीं करने वाला समुदाय नाराज़ होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका ज़्यादा सही लग रहा है आपको? ये समुदाय में सभी ज्ञान का निर्णय स्वीकार करने में मदद करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर ज्ञान को स्वीकार करने के लिए मदद करेगा। समुदाय तो एक जो सोसाइटी होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है बच्चों को सीखने के लिए। ये बिना प्रश्न को स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। बिना कोई प्रश्न के, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। ये ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि जो सोसाइटी होती है बच्चों के सीखने में एक रोल प्ले करती है सोसाइटी भी। अगर सोसाइटी मतलब एक सोसाइटी का माहौल अच्छा है तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, उनकी जो लर्निंग स्पीड होती है वो अच्छी होती है। अगर सोसाइटी का माहौल ख़राब है तो उनकी लर्निंग में कुछ डिफेक्ट आ सकता है, कुछ समस्या आ सकती है। शामिल नहीं करने से समुदाय नाराज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है समझ कि नाराज़ होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन-सा है? हमारा ऑप्शन है थर्ड, कि बच्चों को सीखने में इससे मदद मिलता है, तो हमको यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है जिसमें बच्चे सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। ये क्रियाकलाप विकास विकास करने में सहायक होगा। किस चीज़ का विकास करने में सहायक होगा ये? पूर्वानुमान और गणना के कौशल में। मैप से गणना सही नहीं है। आंकड़ों के अवलेखन से, ये भी मैप से क्या आंकड़ों का अवलेखन करेगा बच्चा? अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ हो सकता है। भूदृश्यों की खींचने का कौशल, भूदृश्य खींचने के कौशल से आप क्या उसमें विकास करेंगे? तो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। थर्ड क्यों होगा? सापेक्ष स्थिति की समझ, कि बच्चा उस रूम जब अपने क्लास का नक्शा बनाएगा तो उसको अपनी पोजीशन पता चलेगी। मैं इस कमरे के इस कोने पर हूँ या सेंटर में हूँ या लेफ्ट में हूँ या राइट में हूँ। तो इससे बच्चा ये चीज़ सीखेगा ऑब्ज़र्व करके जब वो मैप बनाएगा अपनी क्लास का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि ये पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। तो क्या कह रहा है कि पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं, कौन-सा नहीं है? गलत बताना है आपको। तो कौन-सा नहीं? विद्यालय ज्ञान को विश्व से बाह्य विश्व से जोड़ना सही है। पाठ्यक्रम में आपको ऐसी चीज़ें जो इन्वॉल्व करनी है, जिससे आप बाहरी दुनिया से जुड़ सकें। सुनिश्चित करने के अधिगम रटन विधियों से परे हो जाए, कि ऐसी चीज़ें आपको शामिल नहीं करना जिसमें रटने पे ज़्यादा जोर दिया जाए। परीक्षा को आसान बनाना, इससे पाठ्यक्रम में अगर परीक्षा को आसान बना देंगे तो फिर आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे बच्चों का? पाठ्यचर्चा को समृद्ध करना ताकि ये पाठ्यचर्या है, चर्चा को समृद्ध करना ताकि ये पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। आपको इतना समृद्ध कर देना है कि वो सिर्फ़ किताबों तक सीमित ना रहें, उससे बाहर बच्चे बातचीत कर सकें, बाहर डिस्कशन कर सकें, बाहर अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये गलत है। परीक्षा को हम आसान नहीं बना सकते हैं पाठ्य चर्चा के लिए। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। जब आप ईवीएस में बच्चों का आकलन करेंगे तो आपको किससे बचना होगा? ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, किससे आपको बचना होगा।
जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, इसे सही है। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्कालीन रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन कर्तन तकनीक की भाषा के उपयोग करने से। तो कौन सा, किससे आपको बचना है? ईवीएस में जानकारी एकत्र करने विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, सही बात है। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप जो भी कोई घटना उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाद में उसको बच्चों को दिखा सकते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन उसको जो बच्चों के डाउट्स को क्लियर कर, सही बात है। आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन के आधार पे जो आप जो असेसमेंट करें उसके आधार पे आप ग्रुप बना सकते हैं बच्चों का, और ग्रुप के हिसाब से बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। आकलन करते समय तकनीकी भाषा का उपयोग करने से, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप आकलन करते समय बच्चों को किसी तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें, इससे आपको बचना है कि क्योंकि आकलन ऐसा हो कि जिससे बच्चा प्रभावित ना हो, आकलन उसके अनुरूप हो, ताकि वो आसानी से उस आकलन में भाग ले सके। तो ये ऑप्शन गलत है। रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस को 1902 में मिला था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए ये खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा, उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोचक कहानियों को इकट्ठा करने की प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ए, फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी, सेकंड ए सी डी, थर्ड बी सी डी और फोर्थ ए बी डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 16 दिसंबर के पेपर की ईवीएस क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग सेट बने हैं तो पेपर का लेवल भी बढ़ा है, तो आपको इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये सिंपल आपसे पूछ सकता था रेनॉल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1902 में चिकित्सा के लिए मिला था। इन्होंने ही खोजा था मच्छर से मलेरिया फैलता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, हाँ, इससे उनको मदद मिलेगी जब कहानी ये सुनेंगे तो ये सही है। शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करें, इससे प्रेरित नहीं, आप साइंस में क्या बच्चों को प्रेरित करें साइंस कहानी लिखने के लिए? शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानी इकट्ठा करने के लिए, तो इससे क्या बच्चे प्रेरित होंगे, और जो जितनी खोजें उनसे जुड़ी जो कहानी है उसको बच्चे इकट्ठा करने के प्रोत्साहित होंगे। सही है, ए और सी। तो ए और सी हमारे पास किस में ऑप्शन है? फर्स्ट और सेकंड में हमारा ऑप्शन है ए और सी। ठीक, तो बी तो हमारा है नहीं, ए सी है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नहीं बचा है डी, ये हमारा आंसर होगा। इसको विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, और जो विज्ञान का जो इतिहास है उसकी सराहना करना, ये सब उद्देश्य शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे कि जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? वो जो थीम यात्रा थी उसको कक्षा 2 में एकीकृत करना चाहते थे। तो यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप दिखाकर, यात्रा पर कविता, यात्रा के साधनों पर मॉडल प्रतिमान करा गया, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो यात्रा की जो थीम थी इस पे आप बच्चों से क्या कहते हैं कि सुझाव, किस तरह से सुझाव देंगे? तो आप बच्चों से कैसे जानेंगे थीम के बारे में, ट्रैवल की यात्रा के बारे में? तो कह रहे हैं कि उनको क्लिप दिखा कर उनका यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल, या बच्चों की यातायात पर अनुभव। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है फोर्थ। आप बच्चों से उनके यातायात के अनुभव जानेंगे, बच्चों से आप उनके यातायात के अनुभव जानेंगे, जिससे बच्चे अपने अनुभव को शेयर कर पाएंगे, यात्रा जो ट्रैवल थीम है उसके रिगार्डिंग। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? अब ये जो क्वेश्चन है कुछ नए टाइप का क्वेश्चन ईवीएस में, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ्य योजना तक सीमित रहेंगे।
पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। इस विषय को शिक्षार्थी के समय साथ अलग में चर्चा करेंगे। उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे आप अपने पाठ्य योजना से सीमित रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब उस बच्चे ने देखा है, तो आप उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे, उसको समझाएँगे। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे? नहीं, ये इससे भी उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो उस बच्चे के बारे में पूछा जो स्कूल नहीं आता है। इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा करेंगे तो क्या होगा, और बच्चे इसके बारे में नहीं जान पाएँगे। तो आप सबसे पहले करेंगे उस बच्चे की आप सराहना करेंगे, जिसने भी ये आपसे प्रश्न पूछा, और फिर पूरे कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन ये सबसे सही है, 4th ऑप्शन, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितने सही किए, ठीक। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आपको ईवीएस की वीडियो मिलती रहेंगी। पूरा ईवीएस आपको यहाँ मैं तैयारी करवा दूँगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके यहाँ करवा दूँगा। अगर नोट्स की आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि ईवीएस का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, ऑनलाइन पेपर बन रहा है, तो सेट्स अलग-अलग बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा घुमा के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से क्योंकि? खेल और पहेलियाँ जो ईवीएस के शिक्षण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक खेल पहेली, क्योंकि वे कक्षा के एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं? ऐसा तो नहीं है। वे शिक्षार्थियों को मज़े करने का समय प्रदान करते हैं? नहीं, मज़े करने के पद नहीं देते हैं। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं? इनका कक्षा में संपादन करना आसान, ऐसा नहीं है, संपादन करना आसान नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या बात है, अधिगम के लिए महत्वपूर्ण हिस्से हैं खेलना और पहेलियाँ। तो इससे क्या होता है कि वह शिक्षार्थी अपने पैटर्न खोजने में मदद करते हैं। कि जब बच्चा खेलता है तो अपने अनुसार खेलता है उस चीज़ को, रूल्स को ध्यान में रखते हुए खेलना है। पहेलियाँ तो अपने अनुसार वो पहेलियों को सॉल्व करने की कोशिश करता है, सही है गलत अलग बात है, बट वो कोशिश करता है अपने तरीके से उनको सॉल्व करने की। तो ऑप्शन ये सही है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका पूरा ईवीएस यहीं पे तैयारी होगा फ्री में, सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, नोट्स भी साथ में डिस्कस करूँगा। जो आपके ईवीएस में क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि अब ईवीएस थोड़ा-सा चेंज हुआ है। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, जो कि है www.studyhub, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैं कुछ प्रीवियस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन वर्ड वाले भी और कुछ पेडागॉजी वाले भी क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, और आगे भी कर दूँगा। आपके एग्ज़ाम से पहले सारे आपको नोट्स मिल जाएँगे वहाँ पे, जिससे आप ईवीएस में 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यही ऐसा सब्जेक्ट है, जहाँ से नंबर आराम से उठाया जा सकता है। कि लोगों की मैथ कमज़ोर होती है, तो यहाँ नंबर कट जाते हैं। ईवीएस पोर्शन है, आराम से कर सकते हो, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश में लोग स्कोर कर लेते हैं। ईवीएस में स्कोर करने से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर अच्छे बन जाते हैं, इसलिए ईवीएस अच्छा रोल प्ले करता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।